नमस्कार। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की आज शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ दी है। विजेंद्र यादव और मेवालाल चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि जेडीयू कोटे से 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। एचएम कोटे से जीतना राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण केवल 7 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब 2005 में लालू यादव के 15 साल से चले आ रहे एकाधिकार को उन्होंने समाप्त किया और नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा में जीत दिलाई और तब उन्हें ही प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। उन्होंने अपने यहाँ सफलतापूर्वक पूरा कार्यकाल पूरा किया था और ये फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, बिहार के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर बीजेपी सामने आई, पर फिर भी नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसे किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे खींचा है अपना, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने दरअसल जितने भी उसके गठबंधन के सहयोगी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या बाकी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय वो गठबंधन कर सकते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, ओडिशा शामिल है, केरल में भी उसको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों को मैसेज दिया है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेगी। यदि उसने इलेक्शन के पहले कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो बावजूद उसके कि जेडीयू को बीजेपी से कम सीट्स मिली हैं, जेडीयू बहुत कमजोर हो गई है, नीतीश कुमार किसी भी बहुत ही मुश्किल के साथ चुनाव जीत सके, बावजूद उसके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी सदाचारिता दिखाने की कोशिश की है कि हम दोस्तों के साथ दोस्त बनकर ही रहेंगे, हम मौका परस्त नहीं बनेंगे, और इसका एक बड़ा मैसेज जाता है। जो गठबंधन के सहयोगी दल रहते हैं उनके बीच में एक तरीके की एकता कायम होने में मदद मिलती है। भाजपा ने इसी के तहत किया और उसकी सीधी सी नजर आने वाले उन तमाम चुनावों पर है जहां उसे लगता है कि कुछ राज्यों में गठबंधन के बगैर वो जीत नहीं पाएगी, और गठबंधन को अपने भरोसे में रखने के लिए नीतीश कुमार का उदाहरण उसने एक सेट कर दिया है। अभिषेक जी सर, जिस तरह से डेप्यूटी सीएम के पद से सुशील मोदी की विदाई हुई है, क्या अब अटकलें लगाई जा सकती हैं कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं पर पर्दे के पीछे से कोई और ही सरकार चलाता नजर आएगा? बिल्कुल यही होगा, और अगर यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी नींबू की तरह निचोड़ के इस्तेमाल करके फेंक देगी, तो वो भले ही अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन अभिषेक की बात है कि अब नीतीश कुमार उतना फ्री हैंड सरकार नहीं चला पाएंगे। सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सुशील कुमार मोदी बहुत ज्यादा फ्रेंडली चले नीतीश कुमार के साथ। बिहार में सरकार बिल्कुल समाजवादी तरीके की चली, जेडीयू की नीतियों वाली चली, उसमें बीजेपी नजर नहीं आ रही थी। तब सुशील कुमार मोदी को हटाकर तारकेश्वर और रेणु देवी के जरिए जो कंट्रोल रखने की कोशिश की जाएगी, और अब ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी। नीतीश कुमार हालांकि हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी कल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं चाहता था बीजेपी के कोटे से सीएम बने, लेकिन बीजेपी के आग्रह और निर्देश पर ही मैं सीएम बन जाऊं। इलेक्शन के पहले पोलिंग फाइनल फेज के पहले उन्होंने कहा था कि मैं मेरा आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, तो नीतीश कुमार खुद को डाउन हुए हैं, और निश्चित रूप से अब वो बीजेपी के द्वारा बहुत ज्यादा कंट्रोल किए जाएंगे, और बिहार में सरकार में हमें इस तरीके के कई उठापटक देखने मिल सकते हैं। सर, विरोधियों की अगर बात करें तो अभी भी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ज्यादातर टिक नहीं पाएगी, और अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव है उसमें भी कुछ गड़बड़ी है और उसकी भी अब जांच कराने की बात कर रहे हैं। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आने वाले समय में कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव अब अदालत में चले गए। सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप इतने शेयर रहते हैं इन चीजों के लिए
तो आपको सबसे पहले तो राज्यपाल के सामने दावा करना चाहिए था कि सबसे ज्यादा सीटें क्योंकि आरजेडी को मिली तो हमें सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इन कोशिशों में असफल रहे। उनकी कोशिश थी जीतन राम मांझी के साथ आ जाए, उनकी कोशिश थी कि जो वीआईपी वहाँ की पार्टी है वो उनके साथ में आ जाए, लेकिन न मांझी टच से मस हुए न वीआईपी टच से मस। उसकी वजह ये रही इन दोनों पार्टीज ने पाया कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट अगर है तो फिर इस राज्य में बीजेपी के साथ जाना ही बेहतर रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जरूर चुनकर आए हैं, लेकिन वो इस कदर डरे हुए हैं फूट की आशंका से कि उन्हें अपने सारे विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ गया है जी। तो इन सब सारी चीजों के चलते तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए थे कि वे किसी तरीके से सरकार नहीं बना सकते, तो अदालत के पास जाने का एक विकल्प सबके पास में खुला हुआ है। और अदालत में आप भी जानते हैं निश्चित मामले कितने लंबे चलते। उन्होंने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग नहीं की अदालत में। उन्होंने राज्यपाल के पास कोई ये पत्र नहीं भेजा कि हमारे पास इतने विधायकों का सपोर्ट है। तो वो कमजोर है। निश्चित रूप से उन्होंने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने में यदि वो 0.10% भी सफल रहे थे तो अब तक वो राज्यपाल के पास जा चुके होते। अब तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करके कहा होता कि नीतीश कुमार को शपथ लेने से रोका जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि अब उनके पास एक कानूनी लड़ाई का विकल्प बचा हुआ है जो कि लंबी खींचती है जी। और उसके बाद भी यहाँ कुछ ऐसा असंवैधानिक होता दिख नहीं रहा, क्योंकि यदि उन्होंने तेजस्वी ने दावा किया होता और राजभवन में भी उनको आमंत्रित नहीं किया होता तो वो एसआर मुंबई केस का हवाला देकर ही कह सकते थे कि हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया, लेकिन आपने दावा ही नहीं किया और एनडीए की तरफ से दावा चलाया गया तो राज्यपाल ने उनको बुला लिए। संवैधानिक प्रक्रियाओं का इसमें पूरा पालन हुआ है। बैलेट पेपर्स वगैरह की जहां तक बात है तो उसके आरोप तक बहुत पुराने हो गए। ईवीएम तक को चैलेंज किया गया बैलेट पेपर में, लेकिन ये लालू के बेटा है वो यदि कोई गड़बड़ी हुई होती तब तक सबूत लेकर सामने आ गए होते तो ज्यादा से ज्यादा जांच की मांग करेंगे और हो सकता है जांच हो भी जाए तब भी कुछ बहुत ज्यादा होता दिख नहीं रहा। अभिषेक, मुझे लगता है बिहार में अब एक सरकार आ गई और 5 साल पूरा अपना कार्यकाल करेगी जी। रत्नाकर जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कांग्रेस से जुड़ा हुआ। जैसा कि हमने देखा अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 59 में से 40 सीट बीजेपी ने जीती है तो कांग्रेस हर जगह हार का सामना करती नजर आई है और बिहार के चुनाव के नतीजे भी कुछ अच्छे नहीं रहे। क्या अब कांग्रेस इन नतीजों से सबक लेगी, कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस की जिस हिसाब की रीति नीति मुझे नहीं लगता। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा है कि आत्मचिंतन करना चाहिए और कार्ति चिदम्बरम ने कहा पीछे का उनके बेटे ने कि ये बदलावों का समय, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अभिषेक, आप देखिए अगस्त में 23 नेताओं ने 23 सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बदलाव की बात की थी, विचार करने की बात कही। तो नतीजा ये हुआ कि उनको अधिकतर की पार्टी ने उठाकर पर्दा कर दिए थे। गांधी नेहरू परिवार का जो वहाँ पर असर है और जिस हिसाब से गांधी नेहरू परिवार मानता है कि पार्टी हमारी जागीर है, उसके चलते हार के बाद भी किसी प्रकार की स्थितियां सुधारने की पार्टी के भीतर या किसी बड़े बदलाव की, कम से कम बड़े बदलाव की तो कोई गुंजाइश नहीं कर सकता। आप खुद देखिएगा बहुत से बहुत हुआ तो बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का या जिन जिलों में पार्टी आ रही है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं पार्टी इन्हें पद से हटाकर एक मैसेज दे देगी कि कार्रवाई की गई है। बाकी जिस स्तर पे बदलाव होना है बड़े स्तर पे जो बिल्कुल शीर्ष स्तर पे, उसकी कोई गुंजाइश कांग्रेस पार्टी में न कभी थी और न कभी है और न मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगी। अभिषेक, शुक्रिया रत्नाकर जी। तो नीतीश कुमार बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हालांकि ये जो गठबंधन है उसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव बैलेट पेपर को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, पर एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वैसे अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर बीजेपी सामने आई थी, पर फिर भी नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका दिया गया है। उन्होंने जाहिर तौर पर साफ तौर पर जनता के सामने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने।